हेलो फ्रेंड्स, पाइथन विद माईएसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन सीखने के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ माईएसक्यूएल जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ क्यों किया जाता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये क्या है, एक एप्लीकेशन है या एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो आपके द्वारा बनाया जा रहा है या मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी आएगी, यहाँ पर नेम आएगा, सिटी आएगी या डेजिग्नेशन आएगा। और ऐसे यहाँ पर और भी डिटेल हो सकती है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं, किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करे, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे और डेटाबेस में जाकर स्टोर कर दे। ठीक है, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम वापस से इन्फॉर्मेशन को इस एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर पाएँ या देख पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं। अब ये तो हुआ फ्रंट एंड वर्क जो कि हम पाइथन की हेल्प से कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये काम करवाना चाहते हैं कि जब इस फॉर्म को कोई फिल करे और सेव बटन पर क्लिक करे तो जो डेटा है, जो डेटा हमने यहाँ पर पास किया है, वो डेटा परमानेंट सेव हो जाए किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से, तो उसके लिए बैकएंड में हमें माईएसक्यूएल का यूज़ करना पड़ता है। तो हम माईएसक्यूएल की हेल्प से क्या कर पाएंगे कि जो हमने यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से ये एप्लीकेशन बनाई है, इस एप्लीकेशन को हम माईएसक्यूएल डेटाबेस के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोड से डेटा को पास करेंगे किसके अंदर, माईएसक्यूएल के अंदर, तो वो डेटा जाकर परमानेंट स्टोर हो जाएगा। और माईएसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपके द्वारा भेजे गए डाटा को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखेगा और जरूरत पड़ने पर आप डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को चलाकर अपने डाटा को फिल्टर करके वापस से पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्चुअल में पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ माईएसक्यूएल की जरूरत कब पड़ रही है, जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे और उस एप्लीकेशन से डेटा को कलेक्ट करके आप परमानेंट डेटाबेस में जाकर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या हो रहा है। पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप केवल कोड लिख पा रहे हैं, डेटा को मैनेज करने वाला काम नहीं कर सकते, वो तो माईएसक्यूएल करेगा। तो हम क्या करेंगे, माईएसक्यूएल को बैकएंड में यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड में किसका यूज़ करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग का। और कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे माईएसक्यूएल के बीच में और पाइथन के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो भी डेटा हम पाइथन से पास करेंगे वो माईएसक्यूएल के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट होगा, उसके अंदर टेबल क्रिएट होगी और वहां पर जाकर हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर हम डाटा के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। और वही सब हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम सीखने क्या वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम इन सभी बातों को प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड आईडी को ओपन कर लिया है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी और आईडी का यूज़ करते हैं जैसे पाइचार्म वगैरह का, तो ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को स्किप कर दें। जो भी कोड मैं आपको बताऊंगा वो आपके वाले आईडी में भी सेम टाइप होगा और सेम ही रन होगा। ओके, अब देखिए साथ ही आपको क्या करना है, एक काम और करना है। आप चाहें तो बैकएंड में एसक्यूएल को इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर आप जैम सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जैम सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करें। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है जैम और उसके बाद आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो वैसे तो शायद आप जानते होंगे इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये है जैम। इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यानी फ्रेंड्स आपको पाइथन विद माईएसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी भी आईडी की, मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बैकएंड में माईएसक्यूएल की या फिर आप ये जैम को यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमें माईएसक्यूएल वाली फैसिलिटी देता है। तो इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना जैसा कि मैंने आपको बोला। अब यहाँ पर जब आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा तो उसके बाद आप इसे स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपाचे को स्टार्ट कर लेना है। साथ ही आपको यहाँ पर माईएसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर माईएसक्यूएल के अंदर एक यूज़र क्रिएट करना है। सबसे पहला काम आप क्या कर लेना है कि यूज़र क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर इसके लिए हम एडमिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप एडमिन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में देखिए लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन होगा। अब देखिए यूज़र को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको यूज़र अकाउंट, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऐड यूज़र अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज़र का नाम एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अभिषेक लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। चाहे तो आप जनरेट भी कर सकते हैं, बट जनरेट वाला फिर आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं टाइप करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल कोई भी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सेम आपको रीटाइप करना है
उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है चेक ऑल, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, सारी परमिशंस मिल जाएंगी। इसके बाद आप नीचे आके सीधे गो पर क्लिक कर देना। तो इससे क्या हुआ है कि एक यूज़र क्रिएट हो गया है अभिषेक के नाम से। अब इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है, हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये जैम कंट्रोल पैनल है, अभी फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। बट ध्यान रखना ये दोनों रन होना जरूरी है, अपाचे और माईसीक्यूएल, और उसके बाद इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, पाइथन के साथ माईसीक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए आपको अपने पाइथन के अंदर एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस पैकेज का नाम है माईसीक्यूएल कनेक्टर। अब देखिए पैकेज कैसे इंस्टॉल होगा। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं टर्मिनल में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल माईसीक्यूएल हाइफन कनेक्टर और एंटर कर दूंगा। बट आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तभी ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप ये जो पैकेज है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है, साथ ही आपको माईसीक्यूएल की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यानी आपको क्वेरी वगैरह चलाना नहीं आता, आपको जो बेसिक कमांड है वो भी नहीं आते, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए कंप्लीट ये दोनों कोर्स कर सकते हैं। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बना दिया है, साथ ही मैंने माईसीक्यूएल पर भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दिया है। तो आप इन दोनों वीडियो को देखकर पाइथन और माईसीक्यूएल कंप्लीट सीख सकते हैं। वैसे अगर आपको थोड़ी भी पाइथन प्रोग्रामिंग आती है तो आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपको पाइथन बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं आपको पाइथन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको पाइथन के साथ माईसीक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। पाइथन तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने इस वाले वीडियो में सिखा दिया है, साथ ही मैंने आपको एसक्यूएल का यूज़ करना भी सिखा दिया है। ठीक है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लेना अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, और अगर आपको थोड़ी नॉलेज भी है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर माईसीक्यूएल के साथ काम करने के लिए माईसीक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल कर लिया। इसे इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 1 नंबर की फाइल बनाते हैं और फाइल को नाम दे देते हैं चेक कनेक्शन, और इसका एक्सटेंशन हम रख देते हैं .py यानी पाइथन फाइल। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 नंबर की फाइल बना ली है जिसका कि नाम है चेक कनेक्शन। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। कौन सा मॉड्यूल, जो मैंने आपको शुरुआत में पैकेज के रूप में इंस्टॉल करवाया था जिसका कि नाम था माईसीक्यूएल कनेक्टर। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं उस मॉड्यूल को। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट माईसीक्यूएल डॉट कनेक्टर। ठीक है, इसे इंपोर्ट करना जरूरी है अगर आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो। उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया कौन इक्वल टू माईसीक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है, उसे कॉल करा, और एक कनेक्ट नाम का फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है। तो आर्ग्यूमेंट के रूप में मैंने यहाँ पर अभी शुरुआत में 3 आर्ग्यूमेंट पास करे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट पास करा मैंने होस्ट इक्वल टू होस्ट का नाम। तो देखिए होस्ट का नाम क्या था, होस्ट का नाम है लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लोकल होस्ट आएगा। यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा, वो है यूज़र। तो यूज़र शुरुआत में हमने क्या क्रिएट करा था, मैंने अपने नाम से एक यूज़र अकाउंट बनाया था, बताया था ना मैंने आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट करके। तो यहाँ पर यूज़र अकाउंट का नाम है अभिषेक, तो मैंने यहाँ पर अभिषेक लिख दिया। उसके बाद इस यूज़र अकाउंट का जो पासवर्ड था वो क्या था, तो यहाँ पर पासवर्ड देने के लिए हमें लिखना होता है PASSWD। ठीक है, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने एंटर करा था, जो भी मैंने पासवर्ड एंटर करा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपना पासवर्ड ऐसे लिख देना। ठीक है, यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा जो भी आपने पासवर्ड सेट करा होगा जब आपने यूज़र अकाउंट क्रिएट करा होगा उस समय। तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को समझिए पहले। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से समझना है कि ये काम कैसे होगा, ये कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर जो कनेक्ट फंक्शन यूज़ करा है इसके अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ना एज ए आर्ग्यूमेंट, अगर ये सही दी होगी तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा डेटाबेस के साथ, और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसे कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर करा लिया स्कोन नाम के वेरिएबल में। तो स्कोन नाम के वेरिएबल में एक्चुअल में क्या होगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और कनेक्शन ऑब्जेक्ट कब जाएगा, जब कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगा, किसके साथ, माईसीक्यूएल डेटाबेस के साथ। तो हमारे केस में जो इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, तो हमें क्या मिलेगा, बदले में कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे हमने कौन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देखने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट, और
प्रिंट के अंदर यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसके अंदर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो चलो इसे सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने सेव करा और यहाँ पर इसे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऐड और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे यह तो पता नहीं लगा आपको कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता कनेक्शन तो यहाँ पर ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता। तो देखिए चेक करने के लिए क्या करें कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं, हमें कुछ मैसेज मिल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ और ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देंगे कौन, कि अगर कौन नाम के वेरिएबल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट है तो कौन नाम के वेरिएबल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट कब होगा, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होगा तो कौन नाम के वेरिएबल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा। अगर कौन नाम के वेरिएबल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट है यानी कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा लिया कि प्रिंट कर दो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर मान लो कनेक्शन सक्सेसफुल इस्टेब्लिश नहीं होता है तो फिर हमने एल्स में यहाँ पर प्रिंट कर दिया। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसी लाइन को, कनेक्शन अनसक्सेसफुल, यहाँ पर अनसक्सेसफुल कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सेव करके रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखिए मैं फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप आउटपुट विंडो के अंदर हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर ये मैसेज भी शो हो रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट करा रखा है। तो समझ में आ गया आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हर बार आपको ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी पूरी। देखो यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ, होस्ट, यूज़र और पासवर्ड आपको ये एंटर करना पड़ेगा। वैसे आगे चल के हम इसमें डेटाबेस भी लिखेंगे, बट फिलहाल अभी हमने इतना ही लिखा है। तो आपको समझ में आ गया कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहले एक नई फाइल बना लेता हूँ, नंबर 2 दे देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ क्रिएट डेटाबेस। एक नई पाइथन फाइल मैंने इसके अंदर बना ली है जिसका कि नंबर है 2 और क्रिएट डेटाबेस इसका नाम है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर पाइथन नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पाइथन पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। अगर आपको पाइथन नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप पाइथन सीख लीजिए। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको MySQL भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको केवल पाइथन के साथ MySQL कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो बता रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन भी आती है और MySQL कमांड्स भी आते हैं, MySQL क्वेरी चलाना भी आता है। दोनों चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो दोनों पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आता है तो फिर तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करने वाले, MySQL के अंदर जो डेटाबेस है उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो पाइथन में हमें कोड कैसे लिखना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम करते हैं, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। इतना तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाली लाइन ये है, तो हमने सबसे पहले कनेक्शन बना लिया। और ये जो हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है ना, इसके यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, इतना आप हटा सकते हो। ओके, चलो एक काम करता हूँ, मैं हटा देता हूँ इतना और यहाँ पर यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि कनेक्शन तो सक्सेसफुली बन ही चुका है, हमने चेक कर लिया है। अब देखिए हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ MyCursor। ओके, MyCursor के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा कौन.cursor। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस कौन नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जाता है। कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट को। तो कौन के अंदर क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो कौन नाम के वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करा। कर्सर नाम का फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जब ये फंक्शन चलेगा तो रिटर्न करेगा एक कर्सर ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर कर लिया MyCursor नाम के इस वेरिएबल में। फिर से समझना आप, कौन नाम के वेरिएबल के अंदर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करा। कर्सर नाम का फंक्शन जब चलेगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक कर्सर ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर कर रखा है MyCursor नाम के इस वेरिएबल में। अब देखिए इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता ऐसे लगेगा कि जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से MyCursor। देखिए मैंने लिखा MyCursor, जैसे मैंने डॉट लगाया तो डॉट लगाते ही देखिए कुछ फंक्शंस अवेलेबल हो गए। अगर
डॉट लगाने के बाद फंक्शन अवेलेबल होगा, इसका मतलब कि माई कर्सर के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई कर्सर एक वेरिएबल है, उसके अंदर कर्सर ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है इसलिए तो फंक्शन एक्सेस हो पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको उप्स के कंसेप्ट मालूम है तो आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट के बाद अगर डॉट लगाते हैं तो फंक्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो माई कर्सर के अंदर क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेगा। मैंने इसकी हेल्प से एक एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करा। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको सीक्वल की जो भी क्वेरी चलानी है वो टाइप करनी है बस, और आपका काम हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट बहुत ही कमाल का फंक्शन है जो कि कर्सर ऑब्जेक्ट कॉल करता है, और जो भी सीक्वल कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है पाइथन की हेल्प से वो आपको इस एग्जीक्यूट फंक्शन के डबल इन्वर्टेड कोमा में टाइप कर देना। वो कमांड, वो क्वेरी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस को बनाने वाला जो कमांड है, जो क्वेरी है वो क्या है, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम। अगर आपको माईसीक्वल आती है तो आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं क्या रख लेता हूँ, पाइथन DB। ओके, तो पाइथन DB नाम से एक डेटाबेस बन जाएगा। चलो इसे हम सेव करते हैं इस फाइल को, बस इतना ही करना है। ओके, और कुछ नहीं लिखना है हमें। तो देखिए हम करने के वाले हैं, आपको माइंड में एकदम क्लियर रखना है। हम फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं पाइथन, बैक एंड में यूज़ कर रहे हैं माईसीक्वल, और हम फ्रंट एंड में पाइथन में ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करके बैक एंड के अंदर माईसीक्वल के अंदर डेटा को स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, क्योंकि सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, यू नो वेरी वेल। तो डेटाबेस क्रिएट करने का जो यहाँ पर क्वेरी हमने लिख दिया, अब मैं इसे सेव कर चुका हूँ और मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यानी रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रन करा, तो यहाँ पर देखिए कोई भी मैसेज शो तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए डेटाबेस तो बन चुका है, वो तो माईसीक्वल के अंदर बैकएंड में हुआ है प्रोसेस, यहाँ थोड़ी कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आप देखना चाहते हो कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट फाइल बनाते हैं और उसके अंदर टाइप करते हैं। ठीक है, मैं फाइल अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, ताकि ये सभी फाइल्स मैं आपको दे पाऊँ। आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इन सभी फाइल्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार नई फाइल बना रहा हूँ, अन्यथा मैं एक ही फाइल में सब कुछ टाइप कर सकता था। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 3rd नंबर की, और फाइल को नाम दे देता हूँ शो डेटाबेसेस। अब देखिए इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, उतना कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो कंपलसरी है ही, इतना तो आएगा ही आएगा। ओके, ये भी आएगा, वैसे तो पूरा ही कॉपी कर लेते हैं हम और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बस अब आपको जो भी चेंजेस करना है वो यहीं करना है, यहीं पर। देखिए इतना कोड तो आपको हर बार लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर नेक्स्ट क्वेरी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट कमांड चलाएंगे सीक्वल का, जो कि सभी डेटाबेसेस को एक साथ शो कर देगा। तो सभी डेटाबेसेस को एक साथ शो करने के लिए जो कमांड है वो है शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शो डेटाबेसेस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, वो कमांड, वो क्वेरी चला दी है जिसकी हेल्प से हम सभी डेटाबेसेस को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शो डेटाबेसेस, बट सभी डेटाबेस को एक साथ यहाँ पर लाने के लिए, एक साथ देखने के लिए हमें यहाँ पर लूपिंग की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर लूप, यहाँ पर हम लिखेंगे DB इन माई कर्सर। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं DB को। तो इससे होगा ये कि जितने भी डेटाबेसेस हैं वो एक साथ हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर इस फाइल को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फाइल रन करी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे डेटाबेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, बट हमें तो ये वाला देखना था जिसका कि नाम है पाइथन DB। तो देखिए प्रूफ हुआ कि जो हमने पहले यहाँ पर ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई थी और डेटाबेस क्रिएट हो गया था, तभी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, डेटाबेस बनाना सीख लिया है। अब क्या करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे। ऑब्वियसली डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या किया जाता है, टेबल को बनाया जाता है डेटाबेस के अंदर। तो चलिए अब हम टेबल को क्रिएट करने वाला कोड लिखते हैं। इसके लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं, फाइल को नंबर देते हैं 4 और यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट टेबल। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक नई फाइल बना ली है हमने जिसका कि नाम है क्रिएट टेबल। अब देखिए क्या करते हैं, हम उतना तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एग्जीक्यूट के अंदर हमें वो क्वेरी चलानी है जिसकी हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, यानी वो कमांड, टेबल को क्रिएट करने वाला कमांड। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, एग्जीक्यूट के अंदर ही चलेंगे सारे सीक्वल के कमांड्स। तो सीक्वल का वो कमांड कौन सा है जिसकी हेल्प से टेबल बनाई जाती है, उसका नाम है क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल के बाद टेबल का नाम, कि किस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं। तो टेबल का नाम मैं रखना चाहता हूँ इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर एम्प्लॉय इन्फो। ओके, एम्प्लॉय इन्फो के नाम से मैंने एक टेबल बनाई। अब देखिए
टेबल का नाम तो आपने बता दिया, अब टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होने चाहिए, तो वो कॉलम, तो कॉलम मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करा और यहाँ पर लिखूंगा कॉलम का नाम। फर्स्ट कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसका डेटा टाइप बताना है, तो इसका डेटा टाइप हमने रख लिया इंट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इस जगह, तो हमने जो फर्स्ट कॉलम है वो बनाया है एम्प्लॉय आईडी और उसका डेटा टाइप हमने इंट रख दिया है। इसके बाद सेकंड कॉलम हम बना रहे हैं एम्प्लॉय का नाम, EMP नेम शॉर्ट में लिख लेते हैं, और इसकी जो साइज़ है वो बता देते हैं हम यहाँ पर 100। इसके बाद डेजिग्नेशन ले लेते हैं और इसका भी डेटा टाइप हम वर्कर ले लेते हैं, इसकी भी साइज़ बता देते हैं। इसके बाद एक और कॉलम बनाते हैं नेक्स्ट हम, वो है सैलरी, और इसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं डेसिमल, और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 15,2, राउंड फिगर के लिए लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ किया, एक और ब्रैकेट क्लोज़ करना है मेन वाला, जो यहाँ पर हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा कमांड है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले SQL सीखना चाहिए, पाइथन सीखना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टेबल को बनाने वाला कमांड पूरा लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसे सेव कर देते हैं फाइल को और एग्जीक्यूट करते हैं ताकि टेबल बन जाए। एक बार चेक कर लेते हैं फील्ड्स वगैरह प्रॉपर लिखी हुई नहीं लिखी हुई, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन और उसके बाद सैलरी। ठीक है, चलिए रन करते हैं इसको। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरर आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हमने जो यहाँ पर टेबल बनाने वाला कमांड लिखा है ये तो लिख दिया सही सही, लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर डेटाबेस का नाम तो बताया नहीं कि किस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करा जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें इस बार आर्ग्यूमेंट में एक और पास करना पड़ेगा, वो है डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पासवर्ड के बाद कोमा लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डेटाबेस। ओके, यहाँ पर हम एक कोमा लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस का नाम। तो ऑब्वियसली डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, पाइथन DB। तो देखिए आपको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि टेबल बनाने से पहले ऊपर डेटाबेस को जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमने डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं करा कि किस डेटाबेस में टेबल को बनना है, इसलिए एरर आई थी। तो इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए टेबल बन जाएगी, कोई एरर नहीं आएगी, मैंने सेव कर दिया है। अब रन करते हैं इस फाइल को दोबारा से। ओके, कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब टेबल क्रिएट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से हमने पाइथन कोड के जरिए टेबल को क्रिएट करना भी सीख लिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने टेबल क्रिएट करी है ना, इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम अगेन एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पर फाइल को नंबर दे देते हैं 5 और यहाँ पर फाइल का नाम रख लेते हैं इंसर्ट डेटा। ओके, तो यहाँ पर हमने 5 नंबर की फाइल बना ली और इसका नाम हमने रख दिया इंसर्ट डेटा। देखिए यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट तो कर ही लेते हैं, इतना दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ मैं क्योंकि इस बार डेटाबेस का नाम भी हमें चाहिए साथ में, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेंजेस करना होगा, उतना तो आएगा ही, कनेक्शन तो हमें क्रिएट करना ही है। उसके बाद यहाँ पर हम नई क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको भी मालूम होगा कि SQL के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एग्जीक्यूट के अंदर, वो है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू हमने लिखा, उसके बाद किस टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय इन्फो। तो यहाँ पर हमने टेबल का नाम बता दिया। अब टेबल की फील्ड्स हमें यहाँ पर बतानी होगी और यहाँ पर हमने फर्स्ट फील्ड का नाम लिखा जो कि एम्प्लॉय EMP ID। ओके, सेकंड फील्ड EMP नेम और थर्ड फील्ड है हमारी डेजिग्नेशन। इसके बाद लास्ट है सैलरी। ओके, इसके बाद ब्रैकेट बंद करा एक। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पर थोड़ा मैं सरका देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। इसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करा और जो भी आपको रिकॉर्ड एंटर करना है टेबल के अंदर वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ID बता देते हैं। तो 101 क्या हो गई, ID हो गई। उसके बाद यहाँ पर नाम हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में नाम लिखेंगे, सुनील हमने नाम दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे, कोमा लगाया हमने, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डेजिग्नेशन लिख दिया प्रोग्रामर। और लास्ट में हम देंगे सैलरी, और सैलरी हम यहाँ पर हमने बता दी 70,000। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जो यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी हम ये फर्स्ट रिकॉर्ड टेबल के अंदर एंटर करना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसे, तो ये जो रिकॉर्ड है ये टेबल के अंदर जा चुका है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिसके थ्रू भी आप डेटा को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, वो है टपल बनाकर। तो वो कैसे करते हैं, इसे मैं कमेंट बना देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि टपल बनाकर काम कैसे किया जाता है। चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे, चाहे आप टपल बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं नया कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ इंसर्ट डेटा। एक इंसर्ट डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और इसके सामने में इंसर्ट इनटू क्वेरी चलाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया और यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम एम्प्लॉय इन्फो, ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें यही फील्ड चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओनली फील्ड्स नॉट वैल्यूज़, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट्स ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से ये हटा दूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना तो है, ऐसे तो लिखेंगे VALUES वैल्यूज़, ब्रैकेट भी स्टार्ट होगा, लेकिन हमें वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं देनी है क्योंकि अब हम वैल्यूज़ टपल बनाकर देंगे। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, यहाँ पर हमें लिखना है कि कोई भी वैल्यू आ सकती है। कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ पर लिखा जाता है %s कोमा, जितनी भी कॉलम है, जितनी भी फील्ड्स हैं उनके हिसाब से %s आएगा। तो हमारी वाली टेबल के अंदर 4 कॉलम है, तो यहाँ पर 4 बार %s आएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 बार %s लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसे बंद कर दिया है। अब देखिए मैं एक टपल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट लगा के लिख भी देता हूँ दिस इज टपल। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड्स नाम से एक टपल बना लेते हैं। टपल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको पाइथन आती है तो आपको पता होगा टपल कैसे बनाते हैं, नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर हम एक टपल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो हम एंटर करना चाहते हैं उसके लिए हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 102। एक्चुअल में 101 तो मैंने आपको इसी से एंटर करके दिखा दिया था ना, जिसे मैंने कमेंट बना रखा है, इसलिए मैं 102 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं नेम एंटर कर देता हूँ एक, और यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन एंटर कर देता हूँ क्योंकि 102 क्या है, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम एंटर करना होगा मुझे, उसके बाद मुझे डेजिग्नेशन एंटर करना होगा और उसके बाद सैलरी। तो ऑब्वियसली डेजिग्नेशन में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ मैनेजर, और उसके बाद मैं यहाँ पर सैलरी एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए आपको कोमा लगाना है, उसके बाद आप एंटर करेंगे। चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा दिखे इसलिए नई लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड रिकॉर्ड 103 कोमा, नाम दे देते हैं हम कोई भी एक, यहाँ पर लिख देते हैं मनोज। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, 3 रिकॉर्ड एंटर कर दिए हैं। अब देखिए लास्ट में हम ये टाइप करेंगे, देखिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब जो एग्जीक्यूट हमें करना है ना, वो एग्जीक्यूट नॉर्मल वाला नहीं होगा, वो मेनी वाला होगा, क्योंकि हमें एक साथ कई सारे रिकॉर्ड को एंटर करना है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट मेनी वाला भी होता है, तो एग्जीक्यूट के आगे हम लिख देंगे मेनी। चलो मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ दोबारा से, डॉट एग्जीक्यूट मेनी। देखो इसके नीचे मेनी वाला भी आ रहा है ना, तो ये मेनी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम एक साथ कई रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा क्यों लिखा हमने अभी बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद लिख देते हैं रिकॉर्ड्स। देखो अब समझिए, यानी यहाँ पर एग्जीक्यूट मेनी वाले फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आर्ग्यूमेंट तो इसको ये बताना पड़ता है कि क्वेरी किस वाले वेरिएबल के साथ चला रखी है। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट डेटा वाले वेरिएबल के साथ ये वाली क्वेरी चला रखी है, इंसर्ट इनटू वाली, ये हमने बता दिया। दूसरी बात, कौन सा रिकॉर्ड्स आपको भेजना है, तो इस बार रिकॉर्ड हमने यहाँ पर टपल बनाकर भेजा है, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड्स वाला वेरिएबल बता दिया। तो एग्जीक्यूट मेनी वाला जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा और सारा डाटा किसके अंदर चला जाएगा, टेबल के अंदर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, चेक करता हूँ मैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है, यहाँ पर देखिए मैंने फील्ड का नाम गलत दे दिया है, यहाँ पर EMP आएगा, ओके, इसलिए हो रहा है ये।
और एक काम और मैंने लास्ट में नहीं करा, मुझे यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, वो है मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और फंक्शन का नाम है यहाँ पर कमिट। तो एक कमिट फंक्शन करता क्या है, जो भी मैंने लास्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करी उसे सेव करता है। हमें फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि कोई एरर है क्या। अब कोई एरर नहीं है, यानी ये सक्सेसफुली डेटा जो है वो टेबल में जा चुका है। चलो अब चेक करते हैं हम कि टेबल में हमारा डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और नया कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं फाइल को सबसे पहले नंबर देता हूँ 6 और उसके बाद मैं फाइल का नाम रख देता हूँ सेलेक्ट डेटा। ओके, और कोड में कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो हमने कोड कॉपी करके पेस्ट कर लिया। यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर सीक्वल का एक कमांड चलाऊंगा जिसकी हेल्प से हम पूरे टेबल का डेटा एक साथ देख सकते हैं। वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमने बता दिया, मतलब सेलेक्ट करना है डेटा को किस टेबल में से, एम्प्लॉय इन्फो नाम की टेबल में से। तो यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन देखिए साथ में मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, खाली ऐसा लिखने से नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। शो रिजल्ट नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और ये जो माय कर्सर नाम का वेरिएबल है इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम है फेच ऑल। ये जो फेच ऑल नाम का फंक्शन है ना, ये टेबल से सभी डाटा को फेच कर लेगा। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा ताकि मैं सारे डाटा को यहाँ पाइथन में डिस्प्ले करा पाऊँ। टेबल में डेटा है बट मुझे टेबल में से डेटा पाइथन में लेकर आना है। ओके, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए लूप चला लेता हूँ। फॉर रो इन शो रिजल्ट, यहाँ पर हमने बता दिया शो रिजल्ट में जो टेबल फेच होकर आई है उसका डेटा शो करना है, और यहाँ पर प्रिंट कर देगा, प्रिंट फंक्शन जो है वो प्रिंट कर देगा रो को। ठीक है, तो जितना भी टेबल में डेटा है ना वो शो हो जाएगा। चलो सेव करते हैं हम इस फाइल को और रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर टेबल का सभी डेटा दिखाई दे गया है। ओके फ्रेंड, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 101 नंबर का रिकॉर्ड था वो एंटर नहीं हुआ। देखते हैं क्यों नहीं हुआ। एक बार हम इंसर्ट डेटा वाले इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं, यानी ये नहीं गया है, इसमें प्रॉब्लम आई है। तो ऐसा करते हैं, इसे कमेंट बना देते हैं। ओके, अगेन देखो यहाँ पर हमने EMP ID एम्प्लॉय ID फील्ड का नाम गलत लिखा हुआ था। सेव करते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से रन करते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे पता करें कि टेबल में डेटा गया है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वापस 6 नंबर की फाइल में जाते हैं जो अभी हमने सेलेक्ट डाटा के लिए क्वेरी चलाई है ना, यानी इस वाली फाइल को रन कर लेते हैं। ये कोड तो आपको बता ही दिया मैंने। फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, टेबल में से सभी डेटा को कलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमने लूप के जरिए उसे प्रिंट कर लिया। चलो इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्ड यहाँ पर सीरियल नंबर के हिसाब से स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि ये 101 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ वेयर क्लोज का यूज़ करके दिखाता हूँ। एक नई फाइल बना लेता हूँ 7 नंबर की। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नई फाइल बना ली है 7 नंबर की, जिसका कि नाम है वेयर क्लोज। और यहाँ पर मैं आपको कुछ वेयर कंडीशन के साथ डेटा को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे ही कॉपी कर लेते हैं पहले और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या बनाते हैं देखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम तो हमने बता दिया, लेकिन हमने बोला वेयर डेजिग्नेशन इक्वल टू मैनेजर। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि टेबल में जिसकी भी डेजिग्नेशन मैनेजर है वो वाला रिकॉर्ड शो हो जाएगा। यानी इसका यूज़ तब किया जाता है कि जब बहुत बड़ी टेबल है उसमें से हमें किसी कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल्टर करना हो, तब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या बता दी कि जहाँ पर भी डेजिग्नेशन के अंदर मैनेजर मिले उन्हीं एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड शो कर दिया जाए। तो हमारी वाली टेबल में केवल एक ही एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी की डेजिग्नेशन मैनेजर है और वो मैं ही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी एक चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर फेच ऑल नहीं आएगा, यहाँ पर फेच 1 आएगा। यहाँ पर एक फेच 1 नाम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फेच 1 क्या करेगा, केवल उन्हीं रिकॉर्ड को फेच करेगा जो कि कंडीशन हमने यहाँ पर सेट करी कि उसके आधार पर। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। चलो मैं सेव करता हूँ और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही रिकॉर्ड ऐसा है
जिसकी की डेजिग्नेशन मैनेजर है और यहाँ पर उसे शो कर दिया गया है। तो वेयर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको एम्प्लॉय आईडी के साथ दिखा देता हूँ एक और बार। यहाँ पर मैं लिखता हूँ EMP ID जिसकी भी 103 हो, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो 103 हो, उसका रिकॉर्ड शो हो जाए। तो देखना यहाँ पर रिकॉर्ड शो हो जाएगा जिसकी भी आईडी 103 है। मैंने सेव कर दिया इस फाइल को और मैं फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 103 पर जो भी रिकॉर्ड था वो शो कर दिया गया है। तो समझ में आया आपको। वेयर का यूज़ कर सकते हैं आप। टेबल में से डेटा को फिल्टर करना हो आपको किसी कंडीशन पर, तो आप वेयर को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको फेच 1 का यूज़ करके भी दिखा दिया कि अगर टेबल में से आपको केवल सिंगल रिकॉर्ड को फेच करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मान लीजिए आपको टेबल में कोई चेंजेस करना है, मतलब आपसे रिकॉर्ड एंटर करते वक्त कोई गलती हो गई है, आपको नेम बदलना है, आपको डेजिग्नेशन बदलनी है, तो फिर आप बदल सकते हैं। आपको सैलरी अपडेट करनी है तो उसके लिए देखिए एक SQL का कमांड होता है, क्वेरी होती है अपडेट क्वेरी। उसे कैसे चलाएंगे पाइथन के द्वारा वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं और फाइल का नंबर दे देते हैं 8 और इसको नाम दे देते हैं अपडेट। तो यहाँ पर मैंने अपडेट डाटा के नाम से एक फ़ाइल बना ली है 8 नंबर की। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कोड कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे जो क्वेरी चलानी है उसके लिए मैं इसे डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर हम SQL की अपडेट क्वेरी चलाएंगे। कैसे चलाएंगे देखिए, यहाँ पर हम अपडेट करेंगे सैलरी को किसी पर्टिकुलर आईडी के आधार पर। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे लिखना है, कहाँ पर, एग्जीक्यूट के अंदर सबसे पहले लिखूँगा मैं अपडेट। अपडेट के बाद टेबल का नाम, इसके बाद सेट, यानी क्या सेट करना है हमें, सैलरी को अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी, यानी वो कॉलम का नाम जिसके अंदर आपको अपडेट करना है, इक्वल टू कितना अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है। तो क्या में मैंने को सैलरी अपग्रेड करनी है 80,000 करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 80,000 लिख दिया। अब एक कंडीशन बतानी पड़ेगी कि उस कंडीशन के आधार पर अपग्रेड हो। तो यहाँ पर हमने लिखा वेयर और वेयर के बाद हमने बता दिया कि जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101 है उसकी सैलरी अपग्रेड हो जाए। ओके 101 आईडी पर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो यहाँ पर मैं 102 पर कर लेता हूँ क्योंकि 102 पर एक प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर की सैलरी मैंने 70,000 सेट करी हुई है। तो उसकी सैलरी अपग्रेड हो जाएगी और 80,000 हो जाएगी उसकी सैलरी, जो भी 102 आईडी पर होगा, ठीक है। बाकी ये सब नहीं आएगा यहाँ पर, इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं हम con.commit। चलो इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे कि अपडेट हुआ या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट वाला चला लेते हैं, ठीक है। इससे सारा डाटा हम फेच करके देखते हैं। यानी जो फाइल नंबर 6 है ना, इसे मैं रन कर रहा हूँ, तो इसे मैं रन कर देता हूँ। ओके तो देखिए यहाँ पर 102 पर मेरा ही नाम था और मैंने अपनी सैलरी खुद ने कम कर ली। एक्चुअल में ज़्यादा सैलरी मैंने एंटर करी थी, कम हो गई है, पहले ही ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर अपडेट करके दिखा दिया कि कैसे अपडेट करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपडेट क्वेरी के थ्रू। अब देखिए हम एक लास्ट SQL क्वेरी और एग्जीक्यूट कर लेते हैं पाइथन के अंदर, वो है डिलीट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसको नंबर 9 दे देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल का नाम डिलीट डेटा .py, इसका एक्सटेंशन हो गया। कॉपी पेस्ट तो कर ही लेते हैं हम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट वाले कोड की, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ही हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमने बता दिया, इसके बाद स्पेस, उसके बाद कंडीशन के आधार पर अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पर आपको वेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन बनाई, वेयर जिसकी एम्प्लॉय आईडी मैच कर जाए। तो यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करें हम, इनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी किसको देनी पड़ रही है, मैनेजर को देनी पड़ रही है। चलो मैनेजर को डिलीट कर देते हैं। तो 102 यहाँ पर हमने बता दिया कि जिसकी सैलरी 102 है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से क्वेरी को चला लिया, बट हम इससे पहले यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना भूल रहे हैं, वो है con.commit। कमिट फंक्शन हमने कॉल कर लिया।
चाहे तो इसके नीचे हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड। क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर पता भी लग जाएगा अगर आप मैसेज प्रिंट करते हैं तो। देखो मैं कर लेता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ नहीं, मैं आपको बस सिंपली ऐसा प्रिंट करने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया रिकॉर्ड डिलीटेड। इसे मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं इसे रन कर देता हूँ। कुछ गलत हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिए फ्रॉम में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है, FROM। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। रिकॉर्ड डिलीटेड लिखा हुआ आ गया। और चेक भी करना हो आपको कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ, श्योर होना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट वाला जो ये फाइल है, यानी सेलेक्ट डेटा के लिए जो हमने कोड लिखा हुआ था, इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर देते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर जो 102 वाला रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आप पाइथन के साथ MySQL क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी पाइथन के अंदर आप कैसे कोड लिखेंगे जिससे कि आप MySQL कमांड को यूज़ कर पाएँ और डेटा को डेटाबेस बनाकर उसके अंदर टेबल बनाकर परमानेंट स्टोर कर पाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी अभी तक कोड के जरिए समझाया उस बात को मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा के समझाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायग्राम के जरिए एक बार समझिए जो काम हमने करा। हमने क्या करा, फ्रंट एंड में पाइथन को यूज़ करा और हमने ऐसा कोड लिखा जिसकी हेल्प से हम बैक एंड में MySQL के अंदर डेटाबेस को क्रिएट कर पा रहे हैं, उसके अंदर हम टेबल बना पा रहे हैं। कनेक्शन सबसे पहले हमने इस्टेब्लिश करा, फिर हमने डेटाबेस क्रिएट करा, फिर हमने टेबल बनाई, टेबल बनाकर उसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करके देखा, फिर ज़रूरत पड़ने पर हमने डेटा को वापस MySQL से पाइथन के अंदर एक्सेस किया। ठीक है, फिर हमने वेयर के साथ डिफरेंट टाइप की कंडीशन बनाकर डेटा को फेच करके देखा, डेटा को अपडेट करके देखा, डेटा को डिलीट करके देखा। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर आपको डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आप जो भी मैंने आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाया इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पाइथन सीखनी है तो उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको SQL सीखना है तो उस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।